नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात आगरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, पाकिस्तान में कल बलूचिस्तान सूबे में, बलूचिस्तान और पंजाब की जहाँ पे सरहद मिलती है वहाँ पर एक छोटा सा शहर है, टाउन है रखनी। वहाँ पर एक बम फटा। वो हकीकत में एक आईईडी था। आईईडी फुल फॉर्म होता है इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। एक किस्म का बम ही है जो मतलब दूर से जिसको उड़ाया जा सकता है। वो एक मोटरसाइकिल के साथ बांध दिया गया था और कल जब वो फटा तो उसके नतीजे में 4 लोग, वो एक दुकान के बाहर खड़ा था, मतलब उसको पार्क किया गया था। तो जैसे ही फटा तो 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 16 लोग इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं और फिर उन्हें डेरा गाजी खान भेज दिया गया। जो ज़ख्मियों को वहाँ पर मुकामी तौर पर अस्पताल में इतना इंतज़ाम नहीं है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने, अभी बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान के मुकामी जो आज़ादी पसंद ग्रुप हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो ऐसे इस किस्म के वारदात करते रहे हैं, लेकिन कल उनमें से भी किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। वैसे पाकिस्तान का इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जैसे यूं कह सकते हैं कि एक किस्म की जंग जारी है। तहरीक तालिबान वालों ने पिछली नवंबर 22 को ये ऐलान किया था कि जो जंग बंदी का वायदा है वो हम मुनक़ता कर रहे हैं। फिर उनके बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए और फिर लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान, फिर इस्लामाबाद में भी हमले किए। और सबसे बड़े हमले तो ताज़ा जो हुए, एक हुआ था पेशावर में पुलिस लाइन का जो एक पुलिस मस्जिद थी, वहाँ पर खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया और 100-150 कई लोग मर गए, कई ज़ख्मी हुए। बहुत ज़बरदस्त वो नुकसान पहुँचा था उसको। उसके बाद फिर अभी कुछ रोज़ के कराची में पुलिस के हेडक्वार्टर पे हमला। और ये सभी हमले जो है ना, ये तो तालिबान वालों ने माने हैं, उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उन्होंने ले ली है। लेकिन कल ये जो रखनी में हुआ है बम का धमाका, इसके बारे में अभी तक किसी ग्रुप ने ये इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। अच्छा, इसके लिए अभी कुछ रोज़ के हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया भी था, पाकिस्तान से एक आला रुकनी मतलब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो हैं, उनकी सदारत में एक बड़ा वफ्द गया था। उसमें जनरल नदीम अंजुम भी थे, ISI के डायरेक्टर जनरल, और वो तालिबान के साथ काबुल में मिले और उनसे दरख्वास्त क्या की, एक किस्म की दरख्वास्त भी की और धमकी भी दी कि अगर मतलब दरख्वास्त ये की कि आप इनको रिफ्यूज न दें, पनाह न दें। जो तहरीक तालिबान वाले लोग हैं वो हमारे यहाँ हमले करते हैं, फिर भाग के आके अफ़गानिस्तान में छुप जाते हैं, तो आपकी तरफ से उनको पनाह मिलती है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनको आइंदा पनाह मिलती रहेगी तो हम हॉट परसूट कर सकते हैं। अभी इससे आप समझ सकते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा है वो सर्जिकल स्ट्राइक, इस किस्म की है। हिंदुस्तान अपनी मगरब में पाकिस्तान की तरफ करता रहा है, वो जो बालाकोट में हुआ, उरी में हुआ। उसके बाद फिर अभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ये कह रहा है कि अगर आपने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं किया तो हम हार्ड परसूट कर सकते हैं और इधर आके हमले कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि पाकिस्तान को इतनी हिम्मत है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ इतना ज़्यादा झगड़ा मोल ले। अच्छा, अभी इस ज़मन में ताज़ा एक दूसरा भी हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान का जो मशहूर लिरिसिस्ट है, शायर है, मुसन्निफ़ है, कई फिल्मों की कहानियाँ उसने लिखी, जावेद अख्तर, उसके बारे में हमने बताया था। वो पाकिस्तान गया था फैज़ मेले में शरीक होने। तो जनाब जावेद अख्तर फैज़ मेले में शरीक होने पाकिस्तान गए थे। तो आखिरी दिन जब मतलब उनका प्रोग्राम पूरा हो रहा था तो वो जब लोगों के साथ फ्री विल बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने सीधा उनको बोल दिया। मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, थोड़ा दोहरा देता हूँ कि मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और बम्बई पे जो है पाकिस्तान की तरफ से
और जो लश्कर तैयबा वालों ने 10 दहशतगर्दों ने हमला किया था 2008 की 26/11 को, तो अभी तक उसके जो मुजरिम हैं वो पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानियों ने बहुत उसका शदीद रद्द अमल दिखाया था, बहुत नाराज़ हुए थे कि हमारे घर में आके हमें बुरा भला बोल के गया है। बस यहीं पे ये मसला जो है ना खड़ा हो जाता है। आप जब मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी जब दहशतगर्दों में तफरीक करना शुरू करते हैं, अगर कोई दहशतगर्द हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाता है तो वो दहशतगर्द अच्छा हो जाता है, और अगर एक दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता है तो वो इंसानियत का दुश्मन हो जाता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना, इसकी वजह से पाकिस्तान में कभी भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होने वाली। अच्छा, अभी इस सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं कि अभी 2-3 रोज़ कबल कश्मीर का जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेड है सैयद सलाहुद्दीन, उसको रावलपिंडी में देखा गया, और वो बशीरुद्दीन पीर, उसका किसी ने कत्ल कर दिया था एक दिन पहले, और उस दिन उसका जो फ्यूनरल था, उसको दफनाया जाना था। तो वहाँ पर सैयद सलाहुद्दीन ने हिंदुस्तान को चुन चुन के गालियाँ दी और बोला हम बदला लेंगे। अभी खुदा बेहतर जानता है वो बशीरुद्दीन पीर का कत्ल किसने किया है, लेकिन कत्ल पिंडी में हुआ है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसने हिंदुस्तान को बुरा भला बोला। और उसके बाद फिर अच्छा, दूसरे वो जो हाफिज़ सईद हैं लश्कर तैयबा के जो मतलब चीफ हैं, वो घुटकी में दिखाई दिए 2 रोज़ के बिल। अभी पाकिस्तान क्या कहता है कि उसको 31 साल की सज़ा आई हुई है और वो जेल में है, लेकिन वो खुलम खुला घूम रहा है। फिर अगर ऐसे वक्त में जावेद अख्तर ये बोलता है कि 26/11 के जो मुजरिम हैं वो खुलम खुला घूम रहे हैं पाकिस्तान में, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती, तो फिर पाकिस्तानियों को बुरा क्यों लगता है? नाज़रीन, इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर मेरे ख्याल में पेरिस में है, अभी 1-2 महीना कबल तो उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है, लेकिन अभी उसके बाद अभी ये ऐसे जो वाक़यात हुए पाकिस्तान में, जैसे हाफिज़ सईद का दिखाई देना, सैयद सलाहुद्दीन का हिंदुस्तान को बुरा भला बोलना, तो अभी उसका जो चीफ है ना FATF का, वो है एक हिंदुस्तानी है टी राजा कुमार। उसने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा। अभी इससे ये मतलब हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हो सकता है आइंदा जो उसकी मीटिंग होगी, हर क्वार्टर में उसकी मीटिंग होती है, तो आइंदा जो उसकी मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान को लोन वगैरह मिलना और मुश्किल हो जाएगा। पहले ही हालत बहुत ख़राब है, पतली हो गई है पाकिस्तान की मईशत। ये जो $7 बिलियन का IMF का लोन है, उसका 9th रिव्यू, उसको 1 महीने से उसके ऊपर बातचीत हो रही है, अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके नतीजे में उसके कहने पर, IMF के कहने पर हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी कर दी गई है। मिनी बजट लाया गया जिसकी वजह से 17,000 करोड़ रुपए के एडिशनल रिसोर्सेज का इंतज़ाम किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है पाकिस्तान को IMF का वो किस्त नहीं मिला है $1.1 बिलियन का। और फिर अगर ये ऐसे ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दिखाई देंगे और FATF ने अगर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो फिर तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़ है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, वो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अभी 50 साल होने को है, गोल्डन जुबली है, तो उसकी तकरीब में वो बोल रहा था। तो उसमें उसने कहा कि अगर एहतसाब करना ही है तो एहतसाब सबका होना चाहिए, फिर उसमें कोई भी मुक़द्दस गाय या होली काऊ नहीं होना चाहिए। अब इससे वो सीधा सीधा जो है ना अदलिया को आड़े हाथों ले रहे थे। 2 रोज़ के बिल मोहतरमा मरियम नवाज़ ने भी कहा था। और अच्छा, इसके साथ साथ अभी कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 जजों की बेंच बनाई है कि ये उसके ऊपर गौर खोज करें कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं हो रही, तो उसके लिए अभी गवर्नर लोग नहीं कर रहे,
तो वो सोच रहे हैं कि क्या हम इसमें मुदाखलत कर सकते हैं या क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये। तो उसमें भी फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक कैविएट फाइल की थी कि इसमें आपने जो 9 जज जो हैं उसमें 2 जज तो सीधे सीधे वो इमरान खान के आदमी हैं, यानी एहसन इकबाल की बात कर रहे थे, इजाज़ हसन की बात कर रहे थे, और दूसरा वो मज़ाहिर नकवी जिसके ऑडियो टेप भी आए थे। तो उन्होंने कहा था कि इन दोनों जजों को जो है रिक्यूज़ करना चाहिए, यानी अपनी तरफ से उनको इनकार करना चाहिए कि हम नहीं सुनना चाहते, ये इसमें मतलब हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरह की मतलब बातों का हवाला देते हुए जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अदलिया को मुक़द्दस गाय समझा जाए और उन्हें इसके परव्यू से मतलब ये जो एहतसाब है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उससे अलग रखा जाए, उसको भी इनमें आना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने साकिब निसार का भी जिक्र किया, जिसने जनरल बाजवा के साथ मिलकर इसके खिलाफ साजिशी रची जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ, और फिर उसको नाअहल करार दे दिया, उसे जेल में डाल दिया। तो अच्छा, इससे उन्होंने फिर वो 50 साल मतलब 50 नहीं बोले 79 में 70 यानी 44 ईयर्स बैक जो है भुट्टो को जो फांसी आई थी, तो उसमें भी उस वक़्त के जनरल ज़ियाउल के कहने पर उन लोगों ने झूठे केस में जो है जस्टिस अनवर उल हक उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसने फांसी दे दी। पहले मुश्ताक अहमद ने दी थी लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर जब अपील में वो केस गया तो फिर उसी जस्टिस अनवर उल हक ने जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल हुई थी कि ये गैर आइनी है, इसने आइन को सस्पेंड कर दिया है जनरल ज़ियाउल हक ने, तो उस वक़्त उसने ये बहाना दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी एक नई चीज़ उसने जो है इन्वेंट की थी, ईजाद की थी, नज़रिए ज़रूरत के तहत अगर हराम है तो वो भी हिलाल हो जाता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।